Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Naveed Ahmed Naveed, your chemistry teacher. Dear students, क्लास 9th में आज हमने नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है और यूनिट नंबर 3 जो है दिस इज पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज. डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी इन पर डिटेल में इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी टर्म्स और कुछ इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशंस आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं जो कि अभी आज के टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आते हैं एलिमेंट्स की तादाद के हिसाब से. डियर स्टूडेंट्स, 1800 तक देखिए, जब कभी केमिस्ट्री की बिगिनिंग हुई होगी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत कम थे, बहुत कम. फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इन एलिमेंट्स की तादाद जो है वो बढ़ती चली गई, ज़्यादा होती चली गई. अब ये एलिमेंट्स 1800 तक इन एलिमेंट्स की तादाद तकरीबन 34 हो गई थी. मज़ीद वक्त गुजरा, मज़ीद कई साल गुजरे, 1870 तक इनकी तादाद 68 to 70 यानी 1800 के मुकाबले में डबल हो गए थे अगले 50-60 साल में. फिर उसके बाद 1974 में इनकी तादाद 105 थी और ज़्यादा जो है वो एलिमेंट इंक्रीज़ हो गए और आज जो है वो तकरीबन 118 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जा चुका है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 118 एलिमेंट्स हैं ना, इनमें से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली अकरेंगे, मतलब कुदरत में, इन्वायरमेंट में, माहौल में किसी न किसी फॉर्म में मौजूद हैं. और 26 ऐसे हैं जो कि मैन मेड हैं, इंसान के बनाए हुए हैं, आर्टिफिशियल. टोटल 118, 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग और 26 जो है वो मैन मेड. अब ये एलिमेंट्स जब इतने ज़्यादा हो गए तो फिर एक मसला था साइंटिस्ट के लिए. मुसीबत क्या थी कि इतने ज़्यादा एलिमेंट्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग स्टडी करना क्या मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है. अगर तो एलिमेंट्स कम होते जैसे कि 1800 या उससे पहले थे तो चलो जी एक एक एलिमेंट जो है वो स्टडी कर लिया साइंटिस्ट ने. लेकिन जब एलिमेंट्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होती चली गई तो फिर ज़रूरत महसूस हुई कि अब एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की जाए. अब क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है? क्लासिफिकेशन से मुराद है क्लासेस बनानी है, ग्रुप्स बनाने हैं. एंड रिमेंबर, याद रखना कि जब एलिमेंट्स या किसी भी तरह की जब क्लासिफिकेशन की जाती है तो उसमें सेम प्रॉपर्टीज़ वाले मेंबर्स को रखा जाता है. यानी अगर हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करें तो यहाँ भी जो ग्रुप्स बनाएंगे वो किसी न किसी उसूल पे होंगे, किसी न किसी प्रिंसिपल पे होंगे, और एक ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? सेम काइंड के होंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई, क्या लिखा मैंने? टू मेक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ईजियर, ताकि एलिमेंट्स की स्टडी को आसान किया जा सके. डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्लासिफिकेशन में कौन कौन से साइंटिस्ट पार्टिसिपेट करते रहे इन पे ज़रा बात कर लेते हैं. 1787 में लेवाइजर ये साइंटिस्ट था, इसने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की थी. लेकिन 1800 के अंदर डोब्रिनियर नामी एक साइंटिस्ट था, इसने अपनी क्लासिफिकेशन की थी और बाकायदा लॉ के मुताबिक की थी. इसने एक लॉ प्रपोज किया था जिसको लॉ ऑफ ट्रायड कहते हैं. अब लॉ ऑफ ट्रायड, ये स्टूडेंट्स जो वर्ड है ना ट्रायड, ट्रायड का मतलब है ग्रुप ऑफ 3, 3 का ग्रुप. तो नाम से जाहिर है कि इसने एलिमेंट्स जो हैं इनमें 3 के ग्रुप्स बनाए थे. हर ग्रुप को इसने ट्रायड का नाम दिया था. और लॉ क्या प्रपोज किया था जिसको हम लॉ ऑफ ट्रायड कहते हैं? लॉ ये कहता था कि अगर आप एलिमेंट्स के 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाएं तो दरमियान वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वो पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर होगा. ठीक है? इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in a group of 3 then the atomic mass of central element is the
average of atomic masses of first and last element. This was law of triad. एग्जाम्पल लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप है, यानी ये एक ट्रायड है। अब इस ट्रायड में सोडियम का जो एटॉमिक वेट है वो लिथियम और पोटाशियम के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर होना चाहिए। तो देख लो, लिथियम का एटॉमिक वेट 7 है, पोटाशियम का 39 है, दोनों का एवरेज ले लो डिवाइड करके 2 से, तो आंसर कितना आएगा 23, और 23 इज द एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम। लेकिन जब एलिमेंट्स की तादाद बढ़ती चली गई ना, देखें 1800 के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, 1800 के अंदर हमने लिखा है 34 एलिमेंट्स, यानी 34 या 40 एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज करना आसान था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एलिमेंट्स की तादाद बढ़ती गई, तो लॉ ऑफ ट्रायड तमाम एलिमेंट्स पर अप्लाई नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये लॉ ख़त्म हो गया, इसकी कोई इंपॉर्टेंस ना रही। इसके बाद जो है 1864 में इंग्लिश साइंटिस्ट था न्यूलैंड, इसने अपनी एक क्लासिफिकेशन दी, और इसकी क्लासिफिकेशन भी एक लॉ पे बेस करती थी जिसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है? लॉ ऑफ ऑक्टेव का मतलब ये है कि अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करें इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैस, तो 8वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट के साथ मिलती जुलती होंगी। मतलब ये आपके सामने अरेंजमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। और इसमें आप देखें 2 सीरीज बनाई हैं या 2 ग्रुप्स बन गए हैं, एक ये लिथियम वाला ग्रुप है और एक ये सोडियम वाला ग्रुप है। दोनों केसेस में एटॉमिक मैसेज का असेंडिंग ऑर्डर है, यानी एटॉमिक मैसेज पहले कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहता है कि हर 8वां एलिमेंट, अगर ये एलिमेंट नंबर 1 है लिथियम, तो 8वां कौन हो जाएगा सोडियम। तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले जैसी होंगी, पहले एलिमेंट के साथ मिलती जुलती होंगी। अगर हम बेरिलियम को 1 कंसिडर कर लें तो मैग्नीशियम होगा 8वां, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी एक जैसी होंगी। अगर हम कार्बन को नंबर 1 कंसिडर कर लें तो सिलिकॉन 8वां होगा, तो कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। तो ये स्टूडेंट, ये क्या था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लेकिन यहाँ भी आके सबसे बड़ा मसला ये बना कि भाई वक्ती तौर पे तो ठीक हो रहा था, लेकिन जब नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे या डिस्कवर हो रहे थे, तो फिर ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स लॉ ऑफ ट्रायड की तरह उन पर भी अप्लाई नहीं होता था। तो इस वजह से अब मजीद फिर 1869 के अंदर जर्मन साइंटिस्ट था लोथर मेयर और रशियन साइंटिस्ट था डिमिट्री मेंडलीव, इन्होंने अलग अलग अपने अपने तौर पे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की थी। इनमें जो लोथर मेयर था, इसकी क्लासिफिकेशन ग्राफिकल क्लासिफिकेशन थी। इसने कहा था कि जो एलिमेंट्स जो है वो प्रॉपर्टीज में सेम होंगे ना, वो ग्राफ के अंदर एक पीक पे आएंगे। देखो, अगर ये हम ग्राफ ले लें तो फर्ज करें ये पीक्स बन गई हैं, तो अगर जो है ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटाशियम है, अब ये एलिमेंट्स जो है वो क्या है एक जैसे हैं, तो ग्राफ के अंदर ये सेम पीक्स पे आ रहे हैं। लेकिन ये वाली क्लासिफिकेशन थोड़ी मुश्किल थी, तो लेकिन उसके मुकाबले में जो डिमिट्री मेंडलीव की क्लासिफिकेशन थी वो टेबल की फॉर्म में थी, टेबुलेटेड थी। ये टेबल होता है रोज और कॉलम्स, और इस टेबल के अंदर मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, न्यूलैंड की तरह असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज में उसने अरेंज किया था। और दूसरी बात ये याद रखें कि इसने अपने पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अनडिस्कवर्ड थे उनके लिए एम्प्टी स्पेसेस छोड़ी, खाली जगह छोड़ी। अब वो जो एम्प्टी स्पेसेस छोड़ी गई थी वो इसलिए थी कि ये जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए आने वाले वक्तों में या फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, तो वो पीरियोडिक टेबल में उनकी जगह ये है। और वाकई ऐसा हुआ कि फ्यूचर में बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जिनके लिए मेंडलीव अपने टेबल के अंदर जगह रख चुका था। तो डियर स्टूडेंट्स, मेंडलीव का टेबल जो है वो एक अरसे तक जो है वो क्लासिफिकेशन की नीड को पूरा करता रहा, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत को पूरा करता रहा। और 1913 में मोज़ले ने एटॉमिक नंबर्स का कंसेप्ट दे दिया। पहले क्या था? एटॉमिक मास।
अब एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट आ गया, तो जब एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट आया तो फिर जो है वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई कर दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो कि बेस किस पे करता है, एटॉमिक नंबर पे बेस करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही होगा। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज आपका टेस्ट भी होता है। टेस्ट जो है वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नंबर 1 कैल्शियम, नंबर 2 नियॉन, नंबर 3 क्लोरीन, नंबर 4 सल्फर एंड नंबर 5 फास्फोरस। ये स्टूडेंट्स टेस्ट जो है वो अपना लीजिएगा, ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।